बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड होने वाला है कि नीट का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले कोचिंग के टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना क्यों ज़रूरी है। हाँ, आपको उसी कोचिंग का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है जो 80 से 85% अपने टेस्ट में एनसीईआरटी के कंटेंट रखते हैं। वरना आप देखते हो कि बहुत से कोचिंगों में बहुत सारे बाहर के मटेरियल होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होने वाला है नीट के लिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप उसी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जो आपके एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन वो लेकर रेज़ करते हो अपनी कोचिंग में, ठीक है? माफ़ करिएगा, अपना आपके टेस्ट पेपर में। देखिए होता क्या है कि जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हो अपनी कोचिंग में, जब एनसीईआरटी क्वेश्चन आप गलत करते हैं आप ना, जब आप घर जाके मिलाते हैं तो वो गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार ही होती है, फिर वो गलती आपसे कभी दोबारा नहीं होगी। अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो क्वेश्चन सबसे पहले आप सही करेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ। क्यों? क्योंकि आपसे वो गलती हो चुकी है और आप सिंसियर हैं अपने नीट को सिलेक्शन को लेकर, तो डेफ़िनेटली आप उस क्वेश्चन को दोबारा गलत नहीं करने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेपर वही अटेम्प्ट करिए जो आपकी कोचिंग जो है जितना ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रही हो, ठीक है? तो मेरे साथ जब मैं 2020 में जब मैंने कोचिंग कर रहा था तो मुझसे भी गलतियाँ होती थी टेस्ट पेपर में। मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर सॉल्व करता था बायोलॉजी के, तो सिली मिस्टेक मुझसे भी होती थी। शुरुआत के पेपरों में 2-3 में खूब ठीक-ठाक सिली मिस्टेक होती थी। तो उन सिली मिस्टेक को अवॉइड हुई एग्ज़ाम पेपर में। कैसे अवॉइड हुआ था? वो मैंने यहाँ से टेस्ट के माध्यम से ही मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक क्वेश्चन है, जब मैं कोचिंग कर रहा था उस समय मैंने एक टेस्ट दिया था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का। तो मैंने उसमें क्वेश्चन आया था मेरी कोचिंग में कि व्हिच आरएनए इज़ नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। ज़ाहिर-सी बात है, सबको पता है ये टीआरएनए होता है। टीआरएनए क्या होता है? एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? लेकिन मैंने वहाँ पे एमआरएनए मार के आया था। समझ सकते हैं कितनी ब्लंडर मिस्टेक है ये। अगर ये नीट में क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार शायद 596 तक स्टे राउंड में मिला है बच्चों को, ठीक है? अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करता है, तो सोचिए वो कितना ज़्यादा वो परेशान रहने वाला। हो सकता है कि वो 1 साल के लिए उस बच्चे को फिर से तैयारी करनी पड़ जाए, सिर्फ़ इस सिली मिस्टेक के लिए। तो प्लीज़ सिली मिस्टेक को अवॉइड मत करिए। आपको पता है ये क्वेश्चन मुझसे क्यों गलत हुआ होगा? ये क्वेश्चन इस 2 रीज़न से गलत हुआ होगा। पहला रीज़न रहा होगा कि मैंने इस चीज़ को बहुत ही कम बार रीड किया होगा। दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आते हैं क्वेश्चन में? आप ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को उस समय ऐसे रीड किया रहा होगा, व्हिच आरएनए नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। मेरे दिमाग में कुछ मैसेंजर चल रहा होगा, उस समय मेरे दिमाग में मैसेंजर चल रहा होगा, मेरा दिमाग स्टेबल रहा ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि क्वेश्चन तो मुझे आता है और मैंने क्या कर दिया, पहला ऑप्शन एमआरएनए मार दिया। ऐसा नहीं करना है। ये क्वेश्चन जो छोटे-छोटे होते हैं ना, काफ़ी तकलीफ देते हैं। ज़रा सोचिए उन बच्चों का जिनका एक क्वेश्चन के गलती के होने वजह से सिलेक्शन नहीं होता और उसका रीज़न ऐसे मिस्टेक्स होती है ना, तो उन्हें पूरा 1 साल फिर से लगाना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो आप सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करेंगे? जब भी आप कोचिंग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोचिंग का अपने, ठीक है? जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उस ध्यानपूर्वक दिमाग शांत करिए। 10 सेकंड में एक क्वेश्चन आराम से इस तरीके के रीड होते हैं, ठीक है? और जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुके होंगे ना एनसीईआरटी के, तब ये क्वेश्चन आपको और भी केयरफुली अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि तब आपके पास पूरी नॉलेज होती है, पूरे कन्फ्यूजन के चांस होते हैं, इसलिए ये ऐसे-ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल वे में इसको अटेम्प्ट करिए। व्हिच आरएनए इज़ नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। दिमाग में ज़रा सोचिए, एम के बारे में भी सोच लीजिए, ठीक है? टी के बारे में सोच लीजिए और आर के बारे में सोच लीजिए, तो आपको खुद ब खुद क्लैरिटी मिल जाएगी और कुछ 2 से 3 सेकंड के अंदर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? कि हाँ, एडाप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए होते हैं। तो इस तरीके के मिस्टेक को अवॉइड करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अब तो 7 मई 2023 को एग्ज़ाम है, अपने शेड्यूल पे आ चुके हैं, इस शेड्यूल पे अभी लोग, ठीक है? तो अब हो सकता है मैक्सिमम कोचिंग के जो कोर्सेस हैं, आई थिंक जनवरी लास्ट तक खत्म हो जाएँगे, ठीक है? और टेस्ट कुछ चल ही रहे होंगे लास्ट में। आपको एक सिंगल टेस्ट पेपर भी नहीं छोड़ना है। अपना दिमाग और अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत लगाइएगा। हाँ, क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट फ्रीक्वेंसी है 3 से 4 दिन की ज़रूर होनी चाहिए, मतलब हफ्ते में 2 टेस्ट इनफ है। इससे ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करिए। मैं बार-बार आपसे कहता हूँ, बायोलॉजी एनसीईआरटी कम से कम आपकी 20 से 25 बार रिवाइज़ हो जानी चाहिए, दोनों हो रिवाइज़ हो जाए। इतनी बार रिवाइज़ करेंगे तभी सिली मिस्टेक्स हो सकता है आपसे ना हो। वरना अगर आपने 5 से 6 बार अगर एनसीईआरटी पढ़कर आप अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो चांसेस 10-20 नहीं 100% है कि आप
सिली मिस्टेक करोगे ही करोगे। आप लोग खुद देख लेना कि आपने पेपर को निकालना, पुराने पेपर को, ठीक है, कोचिंग जितना आपने दिया होगा, ज़रा ढूँढना आपने सिली मिस्टेक्स कितने किए होंगे। तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा रीज़न कि सिली मिस्टेक्स हुई क्यों, ठीक है। तो इन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो मेरा मेन पर्पज़ ही ऐसा ही है कि सिली मिस्टेक को अवॉइड कैसे करना है। बच्चों, आप सिली मिस्टेक को अवॉइड तभी कर सकते हैं जब सिंसियर होकर एनसीईआरटी को आप रीड करते हैं। जब को क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उस समय भी शांत दिमाग से उस पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है? और उतने ही रिलायबल टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और याद रखिएगा, सिर्फ आंसर में मिलने नहीं जाना है, हर ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है। हर ऑप्शन अटेम्प्ट करने से क्या होता है कि आपको क्लैरिटी मिलती जाती है, हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसलिए मिस्टेक इससे अवॉइड हो जाती है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन जब भी जितने सरल होंगे, सिली मिस्टेक्स उतने ज़्यादा होने के चांसेस बढ़े रहते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए, ठीक है बच्चों? अब देखिए कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी की लाइंस का 70 से 80% एनसीईआरटी की लाइन होती है, बाकी वो अपनी लाइन जो ऐड कर देता है एनटीए के। तो उस समय बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है यार, सोचने लगता है कि अरे ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो ये हो गया ना। ऐसा नहीं है। जो 60 से 70% एनसीईआरटी की लाइन है और बाकी जो 30% है ना, उस 30% में आपको ध्यान ही नहीं देना है। वो एनसीईआरटी की जो 70 से 80% लाइन है ना, आपको सिर्फ उसी को कैप्चर करना है और भरोसा करके उसको ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक इसी पेपर का एक क्वेश्चन था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का था शायद, मैं आपको बताऊँगा। हाँ देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिफर टू, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मतलब क्या है। तो इसमें आप जो ऑप्शन सही था इस क्वेश्चन का कि मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल, ठीक है, ये ऑप्शन सही था। लेकिन आप जब एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली इन्वॉल्व रिपीटेटिव, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब वहाँ पे तो ये चीज़ लिखी नहीं हुई है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये वहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन और सही हो रहा है, लेकिन जो बी सी डी ऑप्शन है वो तो मैच ही नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ कि एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइस, बिल्कुल गलत। टेक्निक यूज्ड फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेंस ऑफ डीएनए, ये तो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। अब जो फोर्थ ऑप्शन था, थोड़ा सा टेक्निकली आपको लगेगा कि वो है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा कभी होता है नहीं है। उसमें क्या होता है कि डीएनए के छोटे से सीक्वेंस को हम, जो रिपीटेड होता है, रिपीटेड सीक्वेंस, उसका हम मतलब मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये तो एक कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी का जो हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, एनसीईआरटी की सिली मिस्टेक आसान क्वेश्चन होती है, और ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। लेकिन आप जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर अपने आप ही मिल जाना होता है, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही है। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों को लेकर आऊँगा। मैं कुछ और अटेम्प्ट करने के तरीके को बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं नीट में या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और एक बार याद रखिएगा, अगर किसी के इस कोचिंग के टेस्ट में 600 साढ़े 600 नंबर आ रहे हैं, किसी के 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं कोचिंग कर रहा था तो उस समय भी बच्चे 680 690 ला रहे थे। सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश, लेकिन जो बच्चे 500 पहुँच रहे थे ना, उनका सिलेक्शन हो गया। तो याद रखिएगा कि रेस शुरुआत में नहीं जीती जाती, ना रेस बीच में जीती जाती है, रेस जीती जाती है एंड में। और वो रेस एंड में आप तभी जीतोगे जब आपने पूरी अपनी जर्नी में पेशेंस रखा होगा, अपनी नॉलेज को हमेशा आपने बढ़ाने की कोशिश की होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको एक नए तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। धन्यवाद बच्चों।